हम्म। कहाँ तक चर्चा हो गई थी? अच्छा, पंजाब से निकल आए थे। जो लाहौर षड्यंत्र केस हो गया था, नहीं हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस, 1915 लाहौर षड्यंत्र केस के ऊपर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो कुछ नेता थे जो जो विदेश में थे, जैसे अमेरिका में कुछ नेता थे जो भारतीय थे, और वो भारत में एक ऐसी क्रांति चाहते थे जिसके माध्यम से भारत को आज़ादी मिले। और ये लोग, पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था 1914 से 1918, उस पहले विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वार वन में जो स्थितियां थीं, उन्हीं स्थितियों का फायदा उठाते हुए भारत ने भी आज़ादी के लिए एक जो संगठित विद्रोह करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। और इसीलिए एक पार्टी थी जो अमेरिका में बनी थी, जिसका नाम था गदर पार्टी। गदर पार्टी के जो भी नेता थे, उन सारे नेताओं ने, अगर आप देखोगे तो पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय लोग थे, भाई भारत के लोग हर जगह थे विश्व के अलग अलग देशों में, तो पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय मूल के लोग थे उन्हें भारत लौटने के लिए प्रेरित किया कि आप सभी लोग भारत आइए और भारत आकर भारत में जो अंग्रेजों का शासन है उसे उखाड़ फेंकिए। ठीक है, इसलिए लोगों को प्रेरणा प्रदान किया। और इसमें जो गदर पार्टी थी उसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना जो थे, सोहन सिंह भाकना अगर आप देखोगे तो ये भारत आए अमेरिका से, और यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करने का इन्होंने मन बनाया और सबको संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन अगर आप कहें तो दुर्भाग्यवश इनकी ये जो योजना थी, इस विद्रोह की जो जानकारी थी, वो अंग्रेजों को मिल गई। मतलब विद्रोह होता उससे पहले ही अंग्रेजों को ये सूचना मिल गई कि विदेशों से लोग एकत्रित हो रहे हैं और ये सभी भारतीय मूल के हैं, और ये सभी मिलकर भारत में एक क्रांति करना चाहते हैं जिसके माध्यम से अंग्रेजों का शासन सत्ता उखड़ जाएगी। इसकी जानकारी अंग्रेजों को पहले हो गई। आमतौर पे अंग्रेजों को होता ही था, जैसे अपनी खुफिया एजेंसियां होती थी, उसी तरीके से उनके भी अपने खुफिया तंत्र थे जिनके माध्यम से उन्हें जानकारी मिल गई। और उसके पश्चात जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने विद्रोहियों को दबा दिया और गदर पार्टी के जो भी नेता थे, चाहे वो सोहन सिंह भाकना हो, अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको लाहौर जेल में डाल दिया गया। यही है लाहौर षड्यंत्र केस। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, या जो भारतीय मूल के लोग जो विदेश में थे, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कि मतलब भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में थे वो भारत को आज़ाद कराने के लिए विदेश में अलग अलग स्थान पर कुछ आंदोलन चला रहे थे। जैसे आमतौर पे हम अगर कहीं रहते हैं, मान लीजिए हम भारत के हैं, हम अमेरिका में रहें, ब्रिटेन में रहें, फ्रांस में रहें, जर्मनी में रहें, चाहे जहाँ रहेंगे, लेकिन हम रहेंगे तो भारतीय ना। तो भारतीय रहेंगे तो भारतीय रहने के नाते हम भारत पे अगर कोई शोषण हो रहा होगा, कोई समस्याएं हो रही होंगी, तो उन समस्या के खिलाफ हम विदेशों में आवाज़ उठाएंगे।
तो ये जो लोग थे, इन्होंने विदेशों में, ये जो भारतीय मूल के लोग थे, इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया भारत की स्थितियों को देखते हुए। ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके खिलाफ अंग्रेज भारत में बहुत ज़्यादा कठोर रवैया अपना रहे थे, तो ऐसे लोग विदेशों में भी भागते थे, तो वहाँ जाकर भी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ते थे। तो भारत में अगर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार है, वो ब्रिटिश सरकार के दमन से बचने के लिए कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो विदेशों में जाकर रहते थे और अपनी योजनाओं को संचालित करते थे। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वहाँ पहले भारत में रहने वाले, मतलब वहाँ पर जो भारतीय लोग थे, वो उन्हें सहयोग प्रदान करते थे। मतलब अगर आप बात करें तो जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो लोग शामिल थे, जब यहां अंग्रेजों का दबाव पड़ता था, जब यहां अंग्रेजों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तब ये नेता विदेशों में चले जाते थे और वहां जो भारतीय मूल के लोग थे, वहां जो भारतीय मूल के लोग थे, वे इन्हें सहायता और सहयोग देते थे। सहायता और सहयोग देते थे, इनकी योजनाओं को संचालित करने के लिए मदद करते थे, योजनाओं को संचालित करने में मदद देते थे। समझ में आई प्रेम जी? ये बात है। अब ये स्थान कौन कौन से थे? तो कुछ जो विदेशों में स्थान थे जहां भारतीय क्रांतिकारी भागते थे। कुछ लोग पहुंचते थे लंदन, सीधे जो इंग्लैंड में लंदन पहुंचते थे, कहे ऐसा है कहीं ना जाएंगे, लंदन पहुंचेंगे, सीधे लंदन पहुंचते थे। कुछ लोग पहुंचते थे पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी थी। लोग कहते हैं कहाँ जाओगे? पेरिस। तो पेरिस पहुंचते थे। कुछ लोग पहुंचते थे अमेरिका, है ना, कुछ लोग पहुंचते थे अमेरिका, हाँ। कुछ लोग पहुंचते थे काबुल, अफगानिस्तान, ठीक है। कुछ लोग पहुंचते थे जापान। अरे आज के समय लोग दुबई जाने लगे कि पहले दुबई जाते थे? पहले तो खुद ही रो रहे थे वो सब। ठीक है। लंदन, पेरिस, अमेरिका, काबुल, यहां लोग पहुंचते थे। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे इसी क्रम में एक जो सोसाइटी है जिसका नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। अगर आप देखोगे तो इसकी स्थापना जो है लंदन में हुई थी 1905 में, और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। 1905 श्याम जी कृष्ण वर्मा
श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में की गई थी इंडिया होम रूल जो सोसाइटी की स्थापना, जिसका उद्देश्य था, अगर आप उद्देश्य की बात करें तो भारत को स्वशासन दिलाना। क्या उद्देश्य था इनका? भारत को स्वशासन दिलाना, खुद का शासन, मतलब इसका हो गया डोमेनियन स्टेटस। भारत को स्वशासन दिलाना। अब इसके सदस्य भी रहे होंगे कई लोग, एक पूरी सोसाइटी चलती थी, बहुत सारे सदस्य थे। इसके सदस्यों में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति थे मदन लाल ढींगरा, सदस्य। अब कभी कभी प्रश्न पूछता है इंडिया होम रूल सोसाइटी कहाँ स्थापित थी, तो लंदन। किसने स्थापित किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा। उद्देश्य भारत को स्वशासन, सदस्य मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। अजीत सिंह, कौन अजीत सिंह भाई? भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह। वीडी सावरकर, अरे याद आ रहा होगा आपको वीडी सावरकर के बारे में। वीडी सावरकर, ये सारे लोग इसके सदस्य थे होम रूल, इंडिया होम रूल सोसाइटी की। ठीक है। अब एक हत्या हुई इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में एक हत्या हुई, कर्नल वाइली की हत्या। ध्यान समझना, लंदन में ही एक हत्या हुई, कर्नल वाइली। कर्नल वाइली की हत्या हुई, कर्नल वाइली आ रहे हैं। ये 1909 में हत्या हुई। कब हुई? 1909 में। इस हत्या को करने वाले व्यक्ति कौन थे? मदन लाल ढींगरा। अभी आपने लिखा मदन लाल ढींगरा। ये थे भारत सचिव। बहुत बड़ा पद होता है भारत सचिव का, मतलब समझ लो कि इतना बड़ा पद कि वायसराय भी उनके अंतर्गत आता था। हाँ, भारत सचिव का मतलब ये है कि सारे पास उनके सदस्य हर तरह के लोग होते थे। जो 15 सदस्य होते थे उनकी, उसमें उसके पास विशेष पावर होता था। सारा खर्चा भारत से जाता था, वो रहता था लंदन में, है ना। तो भारत सचिव थे कर्नल वाइली, और भारत सचिव की हत्या कर दिया था मदन लाल ढींगरा ने। हल्का काम थोड़ा किया मदन लाल ढींगरा ने। भारत सचिव था ये कर्नल वाइली, गोली मार दिया 1909 में। कहा ऐसा है कि उड़ रहे हो, मार ले मिंटो सुधार लाके। उसके उसी में तो ये लोग बोले थे कि हम सांप का दांत बो रहे हैं, विष बड़ा भयंकर होगा, तो अब तुम चलो उस अनंत की यात्रा पर। तो आप देखेंगे कि मदन लाल ढींगरा ने इन्हें गोली मार दिया 1909 में और हत्या कर दिया। इसके बाद मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। ऐसा है ढींगरा साहब, आप चलिए फांसी के तख्त पे। और वीडी सावरकर को इसमें साजिश करता माना गया कि वीडी सावरकर की साजिश थी, और उनको उठा लिया गया। और वीडी सावरकर को उठाने के बाद उन्हें जो है भारत में लाया गया। और नासिक षड्यंत्र केस में अगर आप देखें, अगर आपको याद होगा, नई रिवीजन करके इसलिए याद नहीं है, नासिक षड्यंत्र केस में उन्हें आजीवन कारावास दिया गया वीडी सावरकर को। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे ये है मामला जो कर्नल वाइली की हत्या का।
क्लियर है? अब एक महिला है जिनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, पारसी महिला है भारत की। मैडम भीकाजी कामा, इन्हें ये कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीयता की बहुत बड़ी पुजारन थी। एक शब्द आता है कि भारत की राष्ट्रीयता की पुजारन थी, देवी थी। इन्हें एक बात यह भी कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, जो क्रांति हो रही थी, क्रांति की मां भी कह सकते हो आप इनको। क्या कह सकते हो? क्रांति की मां है ये। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की उपाधि मिली थी। एक क्रांतिकारी मिजाज की महिला थी जो देश को आजाद कराना चाहती थी, और हमेशा आप देखेंगे कि ये विदेश में रहकर भारत के जो क्रांतिकारी भारत से आते थे भागकर उनकी मदद करती थी। इनको सूचना मिल जाती थी कौन आ रहा है, उसकी सहायता करती थी। इन्होंने पूरे विश्व में जहां जहां अंग्रेजों का आधार था, जहां जहां वो रहते थे, या जहां जहां विश्व में भारतीय थे, वहां जा जाकर सबको जागरूक किया कि भारत की दुर्दशा क्या हो रही है। ये लंदन गई, बर्लिन गई, अमेरिका गई, सब जगह इन्होंने घूमा और घूम घूम कर भारत की आज़ादी के लिए माहौल बनाना शुरू किया। लोग घूमते हैं भाई, अभी तो माहौल बनाना ही बड़ी बात है ना। तो आज़ादी के लिए माहौल बनाना शुरू किया। और 1906 में जब लंदन में श्यामजी कृष्ण, जब लंदन में आप देखोगे 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जब आए, तो मैडम भीकाजी कामा ने ही उनको सहयोग दिया था। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा अगर आपने देखा तो उन्होंने आगे चल के 1905 में ही अपना एक इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। उनको भी सहयोग मैडम भीकाजी कामा ने ही दिया था। इसके अलावा मैडम भीकाजी कामा इस बात को जानती थी कि अपनी बातों को हमें अखबार के माध्यम से हम प्रस्तुत करें तो हमारी बातें और लोगों तक पहुंचेंगी। तो इन्होंने 2 पत्र निकाले, अखबार निकाले, एक तो वंदे मातरम और दूसरा मदन तलवार। वंदे मातरम और दूसरा मदन तलवार। ये 2 समाचार पत्र निकाले। ठीक है, ये ऐसे पत्र थे जिसमें कैसे देश के लिए आज़ादी का जो माहौल बनाया जाए उसमें सारी बातें रखी जाती थी, सारे विषयों को उठाया जाता था। और 1907 में एक घटना हुई जर्मनी में। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था 1907 में। 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन की एक बैठक थी। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन की एक बैठक थी। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस या आंदोलन, यहाँ पे कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की बैठक थी, जहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था, भारत के तरफ से यही रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गई थी। तो भारत के तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का प्रतिनिधित्व
किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यहीं पहली बार 22 अगस्त 1907 को भारत का पहला राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये तिरंगा झंडा जानते हो किस रंग का था? इसमें हरा, पीला, लाल 3 रंग थे। हरा, पीला और लाल, ये अलग है झंडा ना। हरा, पीला और लाल 3 रंग थे और इसके अंदर 8 कमल के फूल थे। ये भारत का पहला झंडा था जिसमें 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। कौन सा? और इसमें 8 जो हैं कमल के फूल थे, जो भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। उसमें भारत में 8 राज्य थे, तो 8 राज्यों के प्रतीक थे। बीच में जो झंडा था उसके बीच में लिखा था वंदे मातरम। क्या लिखा था? 8 कमल के फूल मतलब 8 प्रांत। हाँ, इस झंडे को जो डिजाइन किया गया था वो सरदार सिंह राणा और मैडम भीकाजी कामा ने। इस झंडे का डिजाइन जो है इस झंडे का डिजाइन अगर आप देखोगे तो सरदार सिंह राणा और मैडम कामा ने मिलकर तैयार किया था। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट बनाओ, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। ये अगला संस्थान, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अमेरिका, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी इसकी स्थापना, जिसकी स्थापना करने वाले थे मोहम्मद बरकतुल्लाह, मोहम्मद बरकतुल्लाह और सैमुअल जोशी। सैमुअल जोशी, ये 2 लोग इसके संस्थापक थे। कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां उसको संचालित करना और उसे प्रोत्साहित करना। उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना और प्रोत्साहन देना। ठीक है, प्रोत्साहन देना।
क्लियर? बोलो। प्रोत्साहन देना। अगला पॉइंट बनाएंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अगला संस्थान। हाँ क्या? हाँ थोड़ा जल्दी उतारो। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अगला संस्थान। उन्नीस सौ छः। तो अब हम आ गए हैं जो विदेशों में संस्थान की बात कर रहे हैं ना बेटा, नहीं समझ पाए? फेज की बात कर रहे हैं, अलग अलग कौन कौन से चरण आए हैं। अभी हमने क्रांतिकारी गतिविधियों में जो विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अभी अभी इसके पीछे देखोगे तो और पीछे में हम एकदम आ चुके हैं, लेकिन हम वहाँ पे अभी हम एक अलग ही फेज पे बात कर रहे हैं कि विदेशों में कैसे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो भारत के लिए संचालित की गई उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। कब हुई? 1907 में। कहाँ हुई? अमेरिका के कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। किसने किया? तो द्वारिका नाथ दास ने किया। किसने किया? द्वारिका नाथ दास। द्वारिका नाथ दास ने किया। इसका उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य था कि जो क्रांतिकारी विचारों को फैलाना और उसको प्रोत्साहन देना। क्रांतिकारी विचारों को फैलाना और प्रोत्साहन। ठीक है, तेज रफ्तार। और इसके लिए एक इन्होंने जो समाचार पत्र निकाला था, स्वतंत्र हिंदुस्तान, स्वतंत्र हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नामक क्रांतिकारी पत्र भी निकालते थे। पत्र भी निकालते। ठीक है, अब आ जाइए गदर पार्टी। अभी तक आपने सुना था ना कि गदर पार्टी, गदर पार्टी, कुछ तो गदर पार्टी कर रही थी, लाला हरदयाल उसके नेता थे। हाँ। हो गया? अभी आपस में बात एकदम नहीं, तो हम पूछेंगे फिर। गदर पार्टी, गदर पार्टी आंदोलन भी इसको कहते हैं, गदर पार्टी आंदोलन, गदर पार्टी आंदोलन। आ रहे हैं धीरे धीरे, चलो पहले गदर पार्टी आंदोलन क्या होता है? गदर मतलब गदर काट देना, लोग कहते हैं भगदड़ कर देना, माहौल बना देना। इस आंदोलन को चलाने वाले लाला हरदयाल हैं और ये नवंबर 1913 में अमेरिका में भी चला। ठीक है, लाला हरदयाल। धीरे धीरे चलो, सब बता रहे हैं। लाला हरदयाल 1913 में
नवंबर 1913। और कहाँ किया? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के अगर आप देखो तो सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में किया। तो किसने किया? स्थापना लाला हरदयाल। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस द्वारा ये जो संस्थान है, जो गदर पार्टी आंदोलन स्थापित कहाँ किया गया? अमेरिका में। अमेरिका में भी कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ? तो 1913 और नवंबर 1913, नवंबर 1913 में हुआ। और इसका अगर आप देखेंगे तो इसके द्वारा एक पत्र निकाला गया, हिंदुस्तान गदर। एक इसने पत्र निकाला, हिंदुस्तान गदर, हिंदुस्तान गदर, हिंदुस्तान जो गदर नाम का पत्र। एक बात हर चीज में कॉमन है कि ये जो भी आंदोलन चल रहे हैं ये विदेशों में क्यों चल रहे हैं? पहले ये बताओ। अंग्रेज भारत में आंदोलन नहीं चलाने दे रहे हैं, इसलिए विदेशों में चलाए जा रहे हैं। यही प्रश्न है ना तुम्हारा? यही प्रश्न पूछ रहे थे ना कि क्यों विदेशों में चल रहा है ये सब, आखिर क्यों विदेश में ये सब हो रहा है? भारत में अंग्रेज कुछ करने नहीं दे रहे हैं। तो जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के हाथ जिनके समस्याएं हो रही हैं वो लोग जो हैं भाग रहे हैं विदेशों में। और वहां पर जहां अंग्रेजों का विरोध है, अमेरिका में अमेरिका अंग्रेजों का ही उपनिवेश था पहले, और वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। उसके बाद अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो अमेरिका में इंग्लैंड के खिलाफ एक माहौल भी था, इसलिए अमेरिका में आंदोलन चलाना आसान था। समझ में आया? अधिकारों के लिए वहां जा रहे थे। पहले अमेरिका भी उपनिवेश था इंग्लैंड का ही, फिर वहां पर नारा उठा कि कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं। बाद में उन्होंने बहुत सारे काम किए, बोस्टन टी पार्टी हुई, और फिर धीरे धीरे अमेरिका के लोग आजाद हुए। क्यों नहीं भारत पे प्रभाव पड़ेगा? भारत के लोगों में अवेयरनेस आएगी तो भारत के लोग जब अवेयर होंगे तो अपने देश के प्रति कुछ सोचेंगे, और फिर यहाँ के जो लोग होंगे उनको भी जाके आंदोलन। भाई अगर आप ये सोचिए कि आज के समय में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में भारतीय मूल के लोगों का भी आधार लिया जाता है, उनको भी मोटिवेट किया जाएगा। अब वो वहाँ माहौल बनाएंगे कि नहीं हमारी सरकार अच्छी है, हमारी सरकार अच्छी है, तो यहाँ भी वोट पड़ेगा। वैसे ही वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके बीच एक जागरूकता फैलाई जाए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आप लोग जिस तरह से सहयोग कर सकते हो, या तो धन दे दो, या तो हमारे भाई विदेशों से बहुत फंड आता है यहाँ पे राजनीति इलेक्शन के लिए, आपको पता ही नहीं है। फिर पैसा आता है तब इलेक्शन में लगते हैं पैसे। अमेरिका में कोई बैठा है व्यक्ति और वो कहे मोदी जी की सरकार बननी चाहिए, पैसा देगा कि नहीं देगा? बात समझो। वैसे ही इस समय जब देश में समस्या है, देश में अंग्रेजों का शासन है, उनके शासन को हटाने के लिए क्या करना होगा? जहां जहां अंग्रेजों के लोग खिलाफ हैं, जहां उनके लिए अच्छे भावना नहीं है, वहां हमें जाना होगा। तो कुछ भारतीय नेता गए और कुछ वहां के लोग, बाद में उन लोगों ने सहयोग किया, उसके बाद ही तो वो लोग आए। अभी आपने देखा कि गदर पार्टी के द्वारा एक आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया गया, एक क्रांति करने का प्रयास किया गया। उसी क्रम में सभी लोग भारत में आए, सोहन सिंह भाकना भी भारत आए। अमेरिका में थोड़ा ना आंदोलन कर देंगे, अमेरिका में अवेयरनेस करेंगे, जागरूकता करेंगे, वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे, धन धान्य की जो व्यवस्था करेंगे जिससे बंदूक आएगी, तब ना आंदोलन होगा कि हवा में आंदोलन हो जाएगा।
बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए वहां हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र निकाला। अब आप देखोगे इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य यही था, ये भले अमेरिका में संस्था स्थापित हुई, उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको भारत से उखाड़ फेंकना। क्या करना? उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ना। उखाड़ फेंकना, यह उद्देश्य था कि भारत से उखाड़ फेंकना है और भारत में एक लोगों की सरकार स्थापित करनी है, गणतंत्र स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? गणतंत्र। गणतंत्र स्थापित करना है भारत में। अब इसके लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, कुछ लोग चाहिए थे जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे इसके जो नेता थे, इसके सदस्य थे। जैसे एक व्यक्ति थे करतार सिंह सराभा। कौन थे? करतार सिंह सराभा। हाँ, इसके सदस्यों में कर दो, करतार सिंह सराभा। इसके अलावा विष्णु पिंगले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं यहां पर हरिनाम सिंह। इसके अलावा बरकतुल्ला। नहीं, कुछ नाम याद हो जाए। बरकतुल्ला। और एक व्यक्ति थे सोहनलाल पाठक। ठीक है। अब ये जो यहां से जो पत्र निकाला गया था हिंदुस्तान गदर, इसका पहला अंक जो छपा था, ये प्रश्न आ चुका है, इसका पहला अंक उर्दू में छपा था। पहला अंक उर्दू में छपा था। हाँ, हिंदुस्तान गदर का पहला अंक जो छपा था उर्दू में छपा था। किस में छपा था? उर्दू में छपा था। फिर धीरे धीरे जो गुरुमुखी लिपि होती है उसमें छपने लगा, जो पंजाबियों की होती है, जिससे आदि ग्रंथ साहब लिखा गया है। फिर ये जो गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। फिर धीरे धीरे यह पत्र कई अन्य भाषाओं में छपा। ठीक, तो पहला अंक उर्दू में, फिर उसके बाद गुरुमुखी लिपि में, फिर कई अन्य भाषा मतलब हिंदी, मराठी, पंजाबी सब में छपा। हिंदी, मराठी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, पंजाबी और गुजराती, कई भाषाओं में छपा। ये आ रहा है समझ में कि नहीं? पहले बताओ, हवा में मत पढ़ो। अब इसी क्रम में एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि हम भारत की अस्थाई सरकार ही बना देंगे, क्योंकि हमारा देश है, वहां पे अंग्रेज चला रहे हैं, उनका अधिकार है नहीं। तो एक व्यक्ति थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत की अस्थाई सरकार ही बना दिया। कहा कि ये सरकार जो भारत की अस्थाई हम हैं, वो वहां जो चल रही है वो असली नहीं है। मतलब क्रांतिकारियों के द्वारा एक सरकार ही स्थापित कर दिया गया जहां अंग्रेजों का दबाव नहीं था। वो जगह थी काबुल। ठीक, अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों का बहुत वो नहीं था। अफगानिस्तान हमेशा उनकी दुखती नस थी,
जब भी वो वहां पे अधिकार करने का प्रयास करते तो हमेशा उनके रेजिडेंट को मार देते थे। तो वहां जाके भारतीयों के द्वारा एक अपनी अस्थाई सरकार स्थापित की गई। तो अगला पॉइंट बनाओ, भारत की पहली अस्थाई सरकार। भारत की पहली अस्थाई सरकार, स्थाई नहीं, टेम्पोररी, अस्थाई सरकार। हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की पहली अस्थाई सरकार कब बनी, तो बनी 1915 में। कब बनी? 1915 में बनी। 1915 में अफगानिस्तान के काबुल, अफगानिस्तान के काबुल में बनी पहली अस्थाई सरकार। ठीक है। और ये सरकार, इसको कहते हैं, अगर आप देखो तो इसके लिए एक शब्द आता है कि निर्वासित अस्थाई सरकार। कैसी सरकार थी? निर्वासित, मतलब यहां पर भारतीय लोग आए थे ना, निर्वासित थी। भारत में बनती तो वो जो भारत के अंदर होती, लेकिन ये भारत के बाहर बनी, तो इसलिए इसको निर्वासित अस्थाई सरकार हम कहते हैं। इसके पहले राष्ट्रपति बने महेंद्र प्रताप। इसके राष्ट्रपति बने महेंद्र प्रताप। कौन बना? महेंद्र प्रताप। ये महेंद्र प्रताप सिंह थे जो इसके पहले राष्ट्रपति बने। और जो बरकतुल्ला थे, अभी आप उनका नाम खूब सुन रहे होंगे, कई जगह आपने नाम सुना था, जो गदर पार्टी में भी इनका नाम था। तो अगर आप देखेंगे कि बरकतुल्ला जो थे वो पहले प्रधानमंत्री बने यहां। पहले प्रधानमंत्री। यह अस्थाई सरकार है जो निर्वासित है, और इसमें पहले राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप और जो पहले प्रधानमंत्री बरकतुल्ला बने। ठीक है। एक बात और खास हुई, इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दे दिया था। इस सरकार को उस समय हिटलर नहीं था। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने रूस की सरकार ने मान्यता भी दे दी थी, ठीक है, मान्यता भी दे दी थी। इसका मतलब ये सरकार, अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ देशों द्वारा इसे मान्यता भी प्रदान की गई थी, लेकिन और कहीं इसे मान्यता नहीं मिली। लेकिन आप देखें तो पहली अस्थायी सरकार बनी अफगानिस्तान की काबुल में, और ये भी क्रांतिकारियों के द्वारा ही बनाई गई। समझने योग्य बात ये है कि हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा देश, हम अपनी सरकार बनाएंगे, क्या कर लोगे? सरकार अस्थाई है, निर्वासित सरकार है, बाहर बनाई गई है, उसके बाद भी जर्मनी और रूस ने इसे मान्यता दिया है। इसका मतलब जर्मनी और रूस हमारी आज़ादी के आंदोलन को शुरू सपोर्ट करते रहे थे, बाद में अमेरिका भी सपोर्ट करने लगा। समझ में आया? तो ये है भारत की पहली अस्थाई सरकार। ठीक। एक प्रकरण है कामागाटा मारू प्रकरण। जहाज है एक, अभी आ रहे हैं, कामागाटा मारू प्रकरण मामला। कामागाटा मारू प्रकरण ये 1914 का मामला है। मामला क्या है? आज के समय में भी आप देखेंगे कि ऐसे देश का मामला है जहां हर व्यक्ति जाना चाहता है,
कनाडा, कनाडा का इतना ज़्यादा क्रेज है, अगर आप जो पंजाब चले जाएंगे तो हर आदमी कनाडा जाना चाहता है, कहे कि कहीं नहीं जाना है हमको, कनाडा जाना है। कहाँ जाएंगे? कनाडा। अपने गाड़ी पे जो तिरंगे का अगर आप देखेंगे तो वो जो कनाडा का लोग झंडा भी लगा लेते हैं, इतना लगाव रखते हैं। हाँ, मतलब आपको आपको दिखाई देगा, लोकप्रिय है बहुत मामला। तो आप देखेंगे ये जो मामला था कामागाटा प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, ये कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर था। मतलब ये जो मामला था, ये मामला क्यों बना कि कनाडा देश में, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर, भारतीयों के प्रवेश को लेकर कि कनाडा में कैसे भारतीयों का प्रवेश होगा, इसी संदर्भ को लेकर यह मामला बना। ठीक है। कनाडा सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया, एक ऐसा अप्रवासी कानून बनाया गया जिसके तहत वही व्यक्ति कनाडा में आ सकता था जो सीधे भारत से आए कनाडा में। मतलब एक वहां पर अप्रवासी कानून बनाया गया कनाडा में। अप्रवासी मतलब जो वहां का व्यक्ति नहीं है, वो आना चाहे तो वो कैसे आएगा? तो एक अप्रवासी कानून बनाया गया कनाडा में, बनाया गया जिससे सीधे भारत से आने वाले व्यक्ति को ही, जिससे सीधे भारत से आने वाले व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को कनाडा में प्रवेश मिलेगा। जो सीधे भारत से आएगा उसको कनाडा में प्रवेश मिलेगा। अब देखिए एक बात यह समझिए, कनाडा उस समय सीधे पहुंचना आसान नहीं था। इस समय कोई ऐसा मार्ग नहीं था जो सीधे कनाडा हमको लेकर जाता हो, अमेरिका होकर जाना पड़ता था। मतलब एक तरीके से अप्रवासी लोगों को कनाडा में न आने देना इसका उद्देश्य था, कि जो अप्रवासी लोग हैं वो लोग कनाडा ना आ पाए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है जो कनाडा का, उसने ये कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो 35 भारतीय थे जिनको कनाडा में आने की अनुमति दी गई, जो सीधे भारत से नहीं आए थे। मतलब एक मामला ये समझ गए। अब इसी मामले को लेकर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि 35 ऐसे भारतीय जो सीधे, जो नहीं आए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं, उनको कनाडा में रहने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। मतलब ऐसे 35 भारतीय लोगों को कनाडा में रहने की अनुमति दी गई जो सीधे नहीं आए थे कनाडा। अब इस घटना का भारत में बड़ा असर हुआ। ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति कनाडा जाने का दीवाना है नहीं। अगर आप देखेंगे तो पंजाब के अधिकतर पॉप सिंगर जो हैं कनाडा ही रहते, बहुत सारे एक्टर भी रहते हैं। अच्छा है, आबादी नहीं है, खूब विकास है, बढ़िया रहिए, मजा करिए और क्या। हाँ, स्वतंत्रता तो हर जगह है, पैसा है तो यहाँ भी स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो समझिए वहाँ मामला क्या है। इस घटना के परिणाम स्वरूप एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो सीधे भारत से नहीं आए हैं उनको भी कनाडा में रहने की अनुमति दे दी गई। इसी बात को लेकर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जो गुरुदत्त सिंह। क्या नाम है? गुरुदत्त सिंह। हाँ, जो गुरुदत्त सिंह नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि मैं एक जहाज लूंगा किराए पर। क्या करूंगा? जहाज लूंगा किराए पर।
ये जहाज किराए पर लेते हैं जिसका नाम था कामागाटा मारू। क्या नाम था? हाँ। और ये कहा कि ऐसा है, मैं सीधे जहाज पे अपने भारतीय लोगों को बिठाऊंगा और सीधे कनाडा में उतारूंगा, कहीं नहीं रुकेगा ये जहाज। तो भाई एक नियम ये भी पूरा हो जाएगा, सीधे आए थे हम लोग। तो गुरुदत्त सिंह ने जो है एक जहाज किराए पर लिया जिसका नाम था कामागाटा मारू, और 376 भारतीयों को उस पर बिठा लिया। कितने? 376। बहुत लोग होते हैं। 376 आदमी को लेकर कामागाटा मारू जहाज निकला कनाडा की ओर। ठीक है, 1914 में। कब निकला? 1914 में निकला। और अगर आप देखेंगे तो ये कनाडा के वैंकूवर शहर में पहुंचता है। कनाडा के वैंकूवर शहर पहुंचता है। ठीक है, कनाडा के वैंकूवर शहर के लिए ये अपनी यात्रा शुरू करता है। और जब ये जहाज कनाडा के वैंकूवर में पहुंचा तो कनाडा पुलिस ने इस जहाज की घेरेबंदी कर दिया। क्या हुआ? कनाडा पुलिस ने इस जहाज की घेरेबंदी कर दिया। 376 व्यक्ति घेर लिए गए जहाज के साथ। बाद में अब ये लोग न तो उतर पा रहे थे न जा पा रहे थे, उसी जहाज पे रहे। अब ये तो गए थे भाई अच्छे जीवन के लिए, लेकिन अब उनको खराब जीवन झेलना पड़ रहा था। अब जो कनाडा में भारतीय लोग थे, उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे आए जो वकील थे। उन लोगों ने इन 376 यात्रियों की जो समस्याएं थी, जो इनकी मांगे थी, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मुकदमा लड़ना शुरू किया। जिसमें अगर आप देखेंगे तो सोहन पाठक, इसके पहले नाम आ चुका है, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक शोर कमेटी बनाई गई। शोर कमेटी का मतलब होता है तटीय समिति। ठीक है, और इन यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये शोर कमेटी जो बनी, इन्होंने पूरा इसका मूल्यांकन किया और इन यात्रियों से चंदा इकट्ठा किया गया। इनके पक्ष में कनाडा में आंदोलन चलाया गया कि भाई इनके अधिकार हैं, और अंततः इन लोगों को कनाडा में उतरने का अधिकार मिला। ठीक, तो ये है मामला कि अंततः ये लोग कनाडा में उतर पाए। शोर कमेटी, शोर 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 का मतलब होता है तटीय समिति। तटीय समिति कौन कौन इसमें थे सदस्य में? अगर आप देखोगे तो सदस्य में इसमें कौन कौन थे? सोहन पाठक, हुसैन रहीम, सोहन पाठक, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह। ठीक है। नहीं नहीं, ये भाई जो यात्रियों के अधिकारों के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे थे, ये लोग वहां पे पहले से ही रहते थे कनाडा में। ठीक, क्लियर है? अब आता है जिसको हमने बीच में छोड़ा था, जो जो क्रांतिकारी आंदोलन। अब उसका अगला चरण बनाइए, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। हाँ, दूसरा चरण।
क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण, इसके पहले आप लोगों को मैंने जो समझाया था, कई चरण हमने बनवाए थे। उन्नीस 1924 से 1946, तो दूसरा चरण तो यही होगा ना, 24 से 1946। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस चरण की शुरुआत क्यों हुई। क्या है 1924 से 1946? क्यों इस चरण को शुरू करने की आवश्यकता पड़ी? पहली बात तो ये समझने की है। देखो, महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जो गोरखपुर के पास, जहां पर जो सिपाहियों को थाने सहित जिंदा जला दिया था भारतीय लोगों ने। ठीक है, इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने इस बात को समझा कि भारत में जो आंदोलन मैंने शुरू किया है वो आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हिंसा फैल गई, और हिंसा फैलने के बाद महात्मा गांधी आत्मग्लानि से भर गए, क्योंकि जो लोग जो जलाए गए थे वो भारत के ही लोग थे, लेकिन वो अंग्रेजों की तरफ से काम करते थे पुलिस में। तो बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे जो देश के जो युवा लोग थे, जो नौजवान था, वो बहुत निराश हुआ। उसने गांधी जी की अहिंसात्मक रणनीति से हटने का फैसला किया कि गांधी जी की अहिंसा वाली रणनीति हमको नहीं चाहिए। अरे जब माहौल बन रहा था बनने दिए होते, आग जल रही जलने दीजिए, पानी मत डालिए। इसीलिए यहां पर जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि अधिकांश जो भारत के युवा थे, जो नौजवान थे, उनका मानना था आजादी केवल उग्र तरीके से मिल सकती है, छीनना पड़ेगा आजादी, ऐसे नहीं मिलेगी, और आजादी केवल उग्र साधनों से और हिंसात्मक तरीके से मिल सकती है। अब मिजाज ही अलग है युवाओं का, युवा अलग ही, अगर आप देखेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लोग कहते हैं नहीं, जिस ओर जवानी चलने लगती है उस ओर जमाना चलता है। हम जहां चलते हैं वहां धूल उड़ने लगती है, युवाओं का ये मानना है कि युवा कहते हैं हम जिधर चलते हैं उधर धूल उड़ती है। तो ऐसे ही जो युवा हैं वहां भी इस समय इनके मन में भी यही चल रहा था। इन लोगों का ये मानना था कि पूरे विश्व में जो अगर हम आंदोलन को देखें तो रूस का आंदोलन, चीन का आंदोलन, आयरलैंड का, मिस्र का, जहां पर भी आंदोलन हुए, जो भी क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों में युवाओं का स्थान बहुत बड़ा था, मतलब नौजवान की भूमिका बड़ी थी। इसलिए भारत में भी युवाओं को आगे आना चाहिए। युवा जो बैठ के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बाहर निकलें और पिस्तौल का बदला पिस्तौल वाली रणनीति से आगे बढ़ें, खून का बदला खून, बम का बदला बम दें। इसीलिए दूसरा चरण शुरू हुआ। इस दूसरे चरण में अगर आप देखोगे तो कुछ आपके युवा क्रांतिकारी आपको दिखाई देंगे। एक दिखाई देंगे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे लोग हैं कि हमारे भीतर तो सरफरोशी की तमन्ना चल रही है, अब हम देखेंगे कि तुम्हारे पास कितनी ताकत, हम भी देख लें। और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेता, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथ में पड़ने से पहले खुद को गोली मार लिया, है ना, सचिंद्र सान्याल, मास्टर सूर्य सेन और चंद्रशेखर आजाद,
अब ये इन लोगों का दौर है। अब इनका महात्मा गांधी से कोई मेल जोल नहीं होगा। महात्मा गांधी अलग बात करते हैं, ये अलग बात करते हैं। इसी में ही आएंगे बच्चा, इसी चरण में आएंगे। भगत सिंह का नाम भी आप ले लीजिए। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, मास्टर सूर्यसेन जो चटगांव में जिन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस भी इसी मामले में थे, भगत सिंह, है ना, ये सारे लोग इसमें। अब आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं जो क्रांतिकारी मिजाज अपना रखते हैं, इनका मिजाज ही गर्म है थोड़ा सा, ये हल्के में रहते ही नहीं हैं, ये गर्म दल के। और ये नहीं चाहते हैं कि केवल जो बात हो, ये चाहते हैं कि कार्य भी दिखता हुआ हमें समझ में आए। ठीक है। अब इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भारत के नौजवान हैं उनको एक साथ करना पड़ेगा, तो नौजवान सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? नौजवान सभा। अब ये जो नौजवान हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना करने वाले भगत सिंह हैं, नौजवान सभा की। छविदास और यशपाल, ये वही यशपाल हैं जो दिव्या लिख रहे हैं। ठीक है। तो यहां भगत सिंह, छविदास और यशपाल के द्वारा 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई। अब इस सभा का उद्देश्य क्या था? इस सभा का उद्देश्य यह था कि अपने युवाओं के अंदर सबसे पहला भाव तो भरो कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और इन्हें हटाना है, देश के प्रति प्रेम की भावना इनके भीतर जगाना है, और अगर बलिदान देना हो तो अपने सर्वोच्च बलिदान देने से भी युवा चूके नहीं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि देशभक्ति की भावना भरना युवाओं में। दूसरा, मजदूरों और किसानों का राज स्थापित करना, मतलब ये सर्वहारा वर्ग की बात कर रहे हैं कि कैसा राज्य चाहिए जो मजदूरों का हो और किसानों का राज्य हो। इसके जो प्रमुख सदस्यों में आप देखेंगे तो भूपेंद्र नाथ दत्त, अमृत डांगे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे। और यही जो नौजवान सभा थी, इसी सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। और जब लाला लाजपत राय इसी विरोध में जब उनके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद सैंडर्स की हत्या की गई थी, तो वो इसी नौजवान सभा के लोग थे। पहले ऑर्गेनाइज होता है मामला, तब हत्याएं होगी ना। ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ, हत्या कहां से कोई किसी कर देगा? पहले एक खाका बनता है, खाका बनने के बाद लोग मिलते हैं, फिर लोग मिलते हैं, फिर संगठन बनता है, संगठन बनने के बाद फिर योजनाएं बनती हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन होता है नहीं होता? और लोग कहीं एक ही बार में मिले प्यार हो गया, एक ही बार में कुछ नहीं होता है। अरे धीरे धीरे सब काम होता है। तो यहां आप देखेंगे यही चीजें हुई। बाद में इस नौजवान सभा का 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। अभी आगे चल के हम इसमें चर्चा करेंगे कौन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में आप देखेंगे कि जो नौजवान सभा है उसका HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। अब ये मामला क्या है HRA का? HRA बड़ा खतरनाक दल था जो भारत में क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया था। एक एसोसिएशन था, सहयोग था। इसकी स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और ये अक्टूबर 1924 में, जानते हो कहां से? क्रांतिकारी शहर कानपुर से। 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल, कानपुर में स्थापना की गई HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? वही जो विदेशों में था क्रांतिकारियों का। इसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा देश में एक समाजवादी आधारित सरकार बनाना। कैसी सरकार?
समाजवादी सरकार बनाना, समाजवादी गणतंत्र बनाना। एचआरए के प्रमुख सदस्यों में अगर आप देखोगे तो राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये सारे लोग शामिल थे। ये सारे नाम ऐसे जिनका नाम आपने कभी फिल्में देखी होंगी तो जानते होंगे, तो बहुत बड़े नाम है। अब इसके बाद एक कांड, अब ये इकट्ठा हो गए एचआरए के तहत, कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा होकर इन्होंने एक काम किया। अगर देखें एचआरए के बारे में कहीं कुछ, देखिए ये है एचआरए। ठीक है, इसी तरह से देखिए एचआरए है ये। सबकी जो मूछें देखिए उनके ऊपर एक आपको ये दिखेगा कि इनका इनका मिजाज क्या है। हम अपना मिजाज जो है थोड़ा सा तल्ख रखते हैं, ठीक है। अब ये लोग हैं, ये सब इकट्ठा हो गए, एचआरए जो बन गया 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अब एचआरए के बनने के बाद क्या हुआ, अब एक साथ युवा जब एक साथ इकट्ठा होंगे तो अब भाई एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो होगा, या तो सही दिशा में होता है या तो गलत दिशा में हो जाता है। अब यहां पे सही दिशा में हो रहा है। अब उत्साहित लोग हैं एकदम। ये उन्होंने कहा ऐसा है कि अंग्रेजों का रेल का डिब्बा लूटना पड़ेगा, काकोरी कांड करना पड़ेगा। काकोरी कांड अगर आप देखोगे 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड का अंजाम देंगे ये लोग, एचआरए के लोग। उत्तर रेलवे के लखनऊ मार्ग से अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर एक स्थान आता है काकोरी, जहां अगर आप देखेंगे तो लखनऊ जो पैसेंजर एक्सप्रेस थी वो जा रही थी और उसमें सरकारी खजाना रखा हुआ था। तो एचआरए के लोगों ने कहा कि भाई हथियार कहां से आएंगे, अब बिना पैसे को कोई काम नहीं हो सकता। पैसा जो है सरकारी खजाना जा रहा है ट्रेन से। तो अब चूंकि ये उत्साहित लोग, इन्होंने कहा ऐसा है कोई बड़ी बात नहीं, ट्रेन रोक लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ट्रेन को ही लूटने का प्रयास शुरू हुआ और बाद में ये पूरी योजना सफल रही। लखनऊ जो पैसेंजर एक्सप्रेस है उसको सरकारी खजाने को उसके लूट लिया गया और लूटने के बाद इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज, भारत में सत्ता पर उन्हीं का अधिकार था। इसके तहत 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 29 लोग ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 हमारे देशभक्तों को फांसी दी गई। लूट तो लिया, देखिए उत्साहित लोग थे, योजना बनी, तुरंत उसका जो है क्रियान्वयन हो गया, लूट लिया गया, लूट के लिए पैसा। लेकिन अब पैसा अगर बैंक लूट लिया तो बैंक का पैसा लूटने के बाद तुम्हारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, इस पे भी तो मामला है। लेकिन यहां जो लूटना था वो चूंकि अपनी अस्मिता, अपने देश के लिए लूट रहे हैं, ठीक। इसमें आप देखोगे कि 4 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको उत्तर प्रदेश के गोंडा में फांसी दे दी गई, रोशन सिंह आज के प्रयागराज इलाहाबाद में फांसी चढ़ा दिए गए, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में फांसी चढ़ा दिए गए,
अशफाकुल्ला खान फैजाबाद में लटका दिए गए। इस सारे नेताओं को फांसी दे दी गई। पकड़े गए 29 लोग, जिसमें से 4 को फांसी लटका दिया गया। ठीक है। और एचआरए की कार्रवाइयों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ, तो एक नया दल उभर कर सामने आया इसके बाद। इसको कहते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एचआरए तोड़ दिया गया पूरी तरह से इसकी कमर, फिर एक नया संस्थान खड़ा हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, जो रिपब्लिक एसोसिएशन। अब एक नया नेता उभर कर आया जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। इसकी स्थापना जो HSRA है, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया। किसने किया? और सितंबर 1928 में की गई। कहां की गई? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम अभी अरुण जेटली है। इस मैदान का नाम कर दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम। अगर इसका पुराना नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई 1928 में। और इसका भी उद्देश्य वही था कि क्रांतिकारी कार्रवाइयों के द्वारा देश में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। मारते जाओगे उतना ही हम उभरते जाएंगे। 4 फांसी लटका दिए गए हैं अभी पीछे, लेकिन कुछ मिजाज है कि मानता नहीं। क्या मिजाज मान रहा है इनका? मान ही नहीं रहा है। मारो जितना मारना है तुमको। और इसके प्रमुख सदस्यों में, HSRA के प्रमुख सदस्यों में आप देखेंगे तो भगवती चरण वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, भगत सिंह, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, सुखदेव, ये सारे इसके सदस्य थे। अब फिर बन गया HSRA, फिर कोई घटना जरूर होगी। तो बात समझो, घटना होगी ही होगी। ये संस्थान इसलिए बनाया गया था क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत सारी लाठियों का प्रहार हुआ था। और लाठियों का प्रहार ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने एक संगठन बनाया और संगठन के तहत उस अधिकारी को मारने का प्रयास शुरू हुआ जिसने ये लाठीचार्ज करवाया था। साइमन कमीशन के तो विरोध में चलो वो बात हुआ था, आंदोलन हो रहा था। सैंडर्स हत्याकांड, एक अधिकारी था सैंडर्स, ठीक है। तो HSRA के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर का जो पुलिस अधिकारी था सैंडर्स को गोली मार दी गई। ठीक है। इसमें अपराधी कौन था? अपराधी था स्कॉट। स्कॉट को मारना था, लेकिन स्कॉट नहीं मारा गया, सैंडर्स मार दिया गया। एक्चुअल में होता क्या था कि बहुत ज्यादा पहचान पाते नहीं थे। गोली का अपना मिजाज है, इसको लगाया और पता चला वो है, उधर से उधर चली गई। अधिकारी भी हर आदमी गोरा है तो पहचान नहीं आता कौन सैंडर्स है कौन स्कॉट है। अगर असलियत में आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे तो स्कॉट ने ही मरवाया था, जो एसपी था। नहीं, स्कॉट ने मरवाया था, जो लाठीचार्ज करवाया था वो स्कॉट ने ही करवाया था। लेकिन जो मारा गया वो मारा गया सैंडर्स। अगर आपको याद होगा तो खुदीराम बोस वाले मामले में भी यही हुआ था। जिसको मारना था हार्डिंग को, वो नहीं मरा, कोई और ही मर गया। बाद में फांसी लटका दिए गए लोग। ठीक है। इस हत्याकांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जयगोपाल, राजगुरु, सुखदेव सभी शामिल थे। सब अपने आपस में मिलजुल के इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब इसके बाद एक हत्या अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा कांड जिसमें हत्या तो कुछ नहीं हुई लेकिन कांड बहुत बड़ा था। आवाज पूरे भारत में गूंजी उसकी। क्रांतिकारियों को जो लोग हल्के में लेते थे, इस दिन के बाद से हल्के में लेना उन्होंने बंद कर दिया, जिसको कहते हैं केंद्रीय विधानसभा बम कांड, असेंबली बम कांड। आप देखेंगे कि एक बार जो है पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमला कराया गया था संसद भवन के अंदर।
उस हमले की इतनी गूंज थी, इतनी गूंज थी, मारा कोई नहीं गया, लेकिन इतना लोग डर गए, सारे सांसद सब डर गए। इसी घटना को देख के ही लगता है उनको प्रेरणा मिली होगी। भाई भगत सिंह को सही तरीके से कोई इस्तेमाल करे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, गलत तरीके से कर देगा तो पूरा खतरा ही हो जाएगा। अब HSRA की यह सबसे बड़ी वारदात थी। क्या थी? सबसे बड़ी वारदात थी। देखें कुछ है क्या? कुछ है कि नहीं? अरे वीडियो में क्या दिखाया गया? चलो BBC कुछ तो बढ़िया ही दिखाएगा। कि बस का नहीं है कुछ बताना। कोई नहीं, चलिए ये घटना जो है अब हम देखें बम कांड की। आवाज हमारी है और सीन इनका है। हाँ? ये ये हाँ ठीक है, चलो। हम्म। और ये दोनों कानून फ्लॉलेस एक्ट की तरह है, जिसका नतीजा तो जगह वाला होगा। एक का मकसद होगा देश के नौजवानों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना, किसी को भी कहीं भी कभी भी गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़े, न वारंट की जरूरत नहीं न मुकदमे। और दूसरे का मकसद होगा मजदूरों से हड़ताल करने को हद छूटे। जिस तरह से हिंदुस्तान में कारखाने बढ़ रहे हैं, देश के पूंजीपति और अंग्रेजों का नफा नुकसान साझा होगा। ये देशी क्षेत्रों में कुछ करने के लिए जालिमाना कानून पास हुआ। हम किसी भी कीमत पर नहीं पर हम करेंगे क्या? हम असल की मौत में काम करते हैं। अच्छा विचार है। एक ही बार में कई बड़े वाले नहीं आता। ये बात किसी की जान नहीं देती, सिर्फ आवाज करेगी। इससे क्या होगा? शहरों को सुनाने के लिए एक आवाज की जरूरत होती है। हम वक्त रहने के साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और बढ़ते रहेंगे, ताकि अंग्रेज सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान का क्या होता है। समझ रहे हैं? और इस बार हम फरार नहीं होंगे, बल्कि अपने आप को गिरफ्तार कराएंगे, ताकि अदालतों के जरिए हम अपनी बात जनता तक जनता का जागरूक होना चाहिए। जनता को अवेयर करना। असेंबली में काम नहीं करोगे, कम तो नहीं देखोगे, ये काम नहीं करोगे। आजादी का स्वरूप हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं, अगर एक सरकार की बराबर की मौत अवश्य होता है, ये अलग ही मिजाज है इनका।
हाँ। Decision on bail is going to be announced. And presiding officer, we give his ruling. Honorable members, public safety bill on bail ठीक है, चाहते तो कितने लोग को उड़ा देते वहीं। पर्चे उड़ा दिए पूरे। एक महात्मा गांधी का तरीका चला था, एक तरीका भगत सिंह का था। इसीलिए जब भगत सिंह को फांसी हुई तो जनता उतर गई। ठीक है, समझ गए? कुछ माहौल बना देश का। ये है मामला। और इस समय जब इन लोगों ने बम फेंका तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल और जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था उस पर चर्चा चल रही थी। उसी समय जो है इन लोगों ने बम फेंक दिया। इस बम कांड का जो उद्देश्य था, अगर आप देखोगे तो बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इनका यह मानना था कि जो लोग बहरे हैं उनको आवाज देना है, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। विधानसभा में जैसे ही बम फेंका गया पूरा हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। उसके बाद तुरंत भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, अभी आपने सुना भी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और स्वेच्छा से गिरफ्तार हो गए। ये है मामला भगत सिंह का। इसके बाद एक केस चला जिसको लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं, 1929, जिसमें भगत सिंह को फांसी दी गई। और आप असेंबली बम कांड और फिर सारे इनके जो खिलाफ मुकदमे थे, जैसे जो सैंडर्स हत्याकांड में भी ये शामिल थे। और आप देखेंगे कि HSRA के अन्य सदस्यों के ऊपर भी देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल मुकदमा कहा जाता है ना? भगत सिंह ट्रायल मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र केस। अब जब ये लोग जेल गए तो फिर जेल में भी जाकर इन लोगों ने एकदम माहौल अलग बना दिया। जेल में जब भगत सिंह गए तो उन्होंने कहा हमको बुक चाहिए पढ़ने को, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे उनके साथ खराब व्यवहार हो रहा था। खराब व्यवहार के कारण आप देखेंगे तो क्रांतिकारियों के द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी गई जेल में कि हमें खाना ही नहीं खाना है तुम्हारा। चावल में कीड़े, दाल में केवल पानी, दाल ही नहीं, पानी ही पानी। अब भूख हड़ताल हुई तो उसमें एक लोग जो आए सामने, इनका नाम था जतिन दास। जतिन दास जी ने 64 दिन तक भोजन नहीं किया। कहा कि मुझे भोजन करना ही नहीं है तुम्हारा। मुंह खोला गया, जबरदस्ती ये किया गया, कुछ नहीं, भोजन, कोई भोजन नहीं। जतिन दास ने भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई और उन्हें 23 मार्च 1931 को आप देखेंगे फांसी दी गई। और ये घटना भारत के इतिहास में भारत के लोगों के लिए काफ़ी कष्टकारी घटना थी, जिसका बड़ा जो विरोध हुआ। और बाद में महात्मा गांधी को लोगों ने अंडे तक मारे, काले झंडे दिखाए, खासतौर से युवा अपनी आवाज को जो दबता हुआ देखकर उसे बहुत ज़्यादा वेदना हुई और समस्याएं बढ़ती गई। क्लियर?
आज के लिए यहीं रुको, अलग से चर्चा गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे, छोटी चर्चा पे गांधी जी ना समझ में आएंगे तुम्हें।